काव्या की माँ जानकी देवी सलाखों के बीच से काव्या के दोनों गाल अपने हाथों से छू के रोने लगती। वो काव्या को जोर से आवाज दे रहा है, लेकिन काव्या तक उसकी आवाज नहीं जा पा रही। उसके दोनों पांव एक मोटी सी जंजीर में बंधे बेहद खूबसूरत लड़की आ जाती है। अमित की मौत को 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन काव्या के लिए सदमे को भुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मासूम सी दिखने वाली काव्या अब एक हत्यारन के रूप में शहर भर में मशहूर हो चुकी थी। कोई उसे साइको कह रहा था तो कोई नागिन जो अपने ही पति को खा चुकी थी। लेकिन किसी ने काव्या का दर्द नहीं समझना चाहा, सिवाय इसके माँ बाप और सब इंस्पेक्टर बाली के। बाली आज भी जब राउंड पे आई तो उसने देखा कि काव्या ने आज भी खाना नहीं खाया है और उसके सामने खाने की थाली ज्यों की त्यों पड़ी है। बाली काव्या के सामने आके बोली, ये क्या, तुमने आज भी खाना नहीं खाया? इस तरह अपने आप को सजा देने से क्या तुम बेकसूर साबित हो जाओगी? खाओगी नहीं तो खुद को इंसाफ दिलवाने के लिए तैयारी कैसे करोगी? चलो खा लो। काव्या ने जेल की सलाखों के पीछे से बाली को देखा और बोली, ये आप कैसे बोल सकती हैं? ये खाना है इंस्पेक्टर साहिबा, जिसमें पानी से पतली दाल और सूखी रोटी है। ये गुनहगारों के खाने लायक है और मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैंने अपने अमित को नहीं मारा, मैं उसके बिना नहीं जी सकती हूँ। अगर अमित नहीं तो मेरी जिंदगी जिंदगी नहीं। काव्या ऐसे ही अमित के गम में भूखी प्यासी रहकर उसके नाम पर अपना दम तोड़ देगी। जान तो कायर देते हैं और तुम मर जाओगी तो तुम खुद को निर्दोष कैसे साबित करोगी? अगर तुम तुम्हारे अमित के लिए न्याय नहीं चाहती, जिसने उसे मारा है, क्या तुम उसको ऐसे ही छोड़ दोगी? क्या इतना कमजोर है तुम्हारा प्यार? अगर तुमने अमित से रत्ती भर भी सच्चा प्यार किया है तो जियो और लड़ो, और इसके लिए पेट में खाना होना बहुत जरूरी है। समझो कि तुम गरीबी में अमित के साथ रह रही हो और वो तुम्हें ये खाना खिला रहा है। बाली की बातें काव्या के दिल पे लग जाती हैं और वो कुछ देर सोच में पड़ जाती है। फिर काव्या बर्तन की तरफ चलने लगती है और नीचे बैठ के खाने की थाली को अपने पास खींचती है। वो रोटी का एक निवाला तोड़कर उसे दाल में भिगोती है। वो अपने आंसू पोंछ के अपनी आंख बंद करती है और अमित को याद करती है। वो सोचती है कि अमित उसके पास बैठा है और उससे बातें कर रहा है। कहाँ खो गई काव्या? गरीबी से डर गई क्या? सॉरी डार्लिंग, मैंने कहा था ना कि तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, लेकिन मैं भी क्या करूं? सोचा नहीं था कि बिजनेस में कभी इतना बड़ा लॉस भी होगा। अरे अब ऐसे देखती ही रहोगी कि खाओगी भी। मैं अपने हाथ से खिलाता हूं, आओ। काव्या मुंह खोलती है और पहला निवाला खाती है। इस तरह वो पूरा खाना खत्म करती है। अब वो पानी का गिलास होठों से लगा के पी जाती है और सोचती है कि अमित उसे पानी पिला रहा है और उससे कह रहा है, ये हुई ना बात, अब मैं जरा डेजर्ट खा लूं। काव्या को लगने लगता है कि अमित उसे चूम रहा है, लेकिन असल में उसने पानी का गिलास अपने होठों से लगाया हुआ है। उसके चेहरे पर पहली बार एक मुस्कान दिखाई पड़ती है। बाली दूर से काव्या को देख रही होती है और तभी इंस्पेक्टर दीक्षित की आवाज बाली को चौंका देती है। बाली, कहाँ को गई हो? बाली हड़बड़ा के कहती है, कहीं भी तो नहीं सर, बस ऐसे ही। ऐसे ही? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम इस काव्या किलर पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो। क्या लगती है ये तुम्हारी? सर, ये मेरी कोई नहीं लगती, बस कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि ये लड़की किलर नहीं है। पता नहीं क्यों, आज से पहले ऐसा थॉट मुझे किसी को लेकर नहीं आया, बट दिस गर्ल इज समथिंग डिफरेंट आई थिंक। यू थिंक राइट? तुम भूल तो नहीं रही कि हम पुलिस वाले हैं और हमें किसी भी आरोपी या क्रिमिनल के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना है। हैव यू लॉस्ट इट? हम थॉट के बेसिस पे नहीं, प्रूफ के बेसिस पे काम करते हैं और इसके खिलाफ जो कंप्लेन है वो शहर के सबसे बड़े रईस ने की है। जब तक ये बेगुनाह साबित नहीं होती तब तक इससे वैसे ही पेश आओ जैसे बाकी कैदियों से आती हो, समझी? प्रमोट भी होना है या पूरी लाइफ बस सब इंस्पेक्टर ही रहना है? सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा, बट सर
एक बार उस लड़की को इंस्पेक्टर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान होने के नाते देखिए। तुम मुझे मत सिखाओ कि इसको कैसे देखना है। अब जाओ, मुझे ये केस स्टडी करना है। सॉरी सर। ये तो मुझे पागल लग रही है। आखिर भूख ने इसे हरा ही दिया ना। मेरे दोस्त के बेटे को मार सकती है क्या ये? काव्या सलाखों को सिर लगाए उदास बैठी ही थी कि इतने में उसे उसके माँ बाप दिखाई देते हैं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काव्या की माँ जानकी देवी सलाखों के बीच से काव्या के दोनों गाल अपने हाथों से छू के रोने लगती है। आज तो खाना खाया ना बेटी, ये लोग तो तुझे घर का बना डब्बा भी नहीं देने दे रहे। अब रोइए मत माँ, मैंने खाना खा लिया है। अब से हर रोज खाऊंगी क्योंकि मुझे अमित के कातिल को सबके सामने लाना है और इसमें मुझे आपकी और पापा की हेल्प चाहिए होगी। तू बस बोल बेटा, हम दोनों तेरे हाथ पांव हैं। तू यहाँ कैद है तो क्या, हम लोग अपनी जान पे खेल जाएंगे तुझे निर्दोष साबित करने के लिए। तू बस हिम्मत मत हार बेटा। नहीं पापा, आप दोनों ने मुझे हारना नहीं सिखाया है। अगले हफ्ते कोर्ट में मेरी पहली पेशी है। मैं चाहती हूँ कि आप एक लॉयर ढूंढे जो हमारा केस लड़ सके। तू फिक्र मत कर, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। तू बस अपना ध्यान रख बेटा। आप दोनों अपना ध्यान रखिए। माँ, आप अस्थमा की दवाई टाइम से लीजिएगा क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। माँ पापा। काव्या इतना कहती है कि बाली वहाँ आ जाती है। चलिए चलिए, वक्त हो गया, अब आप दोनों घर जाइए। जानकी देवी और सोमनाथ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर बात करते हैं। आपने कह तो दिया है जी, पर क्या कोई भी वकील इतने बड़े आदमी के खिलाफ हमारा केस लेगा? वो तो मैं कैसे कहूँ जानकी, लेकिन कोशिश तो हमें करनी ही होगी। हाँ सही कह रहे हैं, अगर पैसे कम पड़े तो घर गिरवी रख देंगे। बिल्कुल, बेटी से बढ़ के क्या है हमारे लिए। उधर जम्मू की वादियों में अमित एक शरणार्थी कैंप में कुछ अनजान लोगों के साथ रह रहा था। वहां कश्मीरी पोशाक में कुछ गिने चुने लोग थे जो मुश्किल से जिंदगी काट रहे थे। अमित ऐसे ही एक कैंप में सोया हुआ था। उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी और चेहरे पर चोट के निशान थे। वो काफी थका हुआ और कमजोर नजर आ रहा था, मगर काव्या के लिए उसका प्यार कमजोर नहीं था और अब भी उसके दिमाग में काव्या के ही ख्याल आ रहे थे। वो सपने में काव्या को देख रहा था। उसे सपने में दिखाई दिया कि वो काव्या से काफी दूर है। कुछ लोग उसे बुरी तरह मार पीट रहे हैं और घसीट के उसे काव्या से दूर ले जा रहे हैं। वो काव्या को जोर से आवाज दे रहा है, लेकिन काव्या तक उसकी आवाज नहीं जा पा रही। ऐसे ही उसका सपना टूट जाता है और वो काव्या का नाम चीखते हुए डर के उठ जाता है। काव्या, काव्या! इतने में अमित की आवाज सुन के एक औरत वहां आती है। वो एक 52 साल की महिला है जो अमित को अपना खोया हुआ बेटा समझ बैठी है। उसका नाम है साहिबा। क्या हुआ अम्मू, तू चिल्लाया क्यों? कुछ नहीं, बुरा सपना देखा आंटी। ओह, कोई बात नहीं, मुझे भी बुरे सपने आते हैं। वैसे तू मुझे माँ कहकर बुला सकता है। माना कि मेरी इस झोपड़ी में कुछ खास नहीं है तुझे देने के लिए, मगर प्यार और अपनापन बहुत है। तेरी शक्ल हूबहू मेरे बेटे रज़ाक से मिलती है। तो अब कहाँ है आपका बेटा? पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। 2 बरस पहले कह के गया था कि सरकार के खिलाफ हो रहे किसी आंदोलन में जा रहा है, जल्दी आ जाएगा, लेकिन उसकी जल्दी तो आज तक नहीं हुई। तुम्हें क्या बताऊं अमित, रज़ाक के इंतजार में 2 बरस मैंने सदियों की तरह काटे हैं। अरे अरे, आप प्लीज चुप हो जाइए। देखिए, मेरी भी मजबूरी है। मेरे भी घर वाले परेशान होकर मुझे ढूंढ रहे होंगे। जिस तरह आपने 2 हफ्ते मेरी देखभाल की है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मुझे अपने घर जाना ही होगा, दिल्ली जाना होगा। आप अगर सच में मुझे बेटा मानती हैं, तो प्लीज कहीं से एक फोन का इंतजाम कर दीजिए। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं मेरी शादी को। मेरी बीवी मेरे लिए पागल हो रही होगी और मेरी माँ, उनके तो अभी तक आंसू ही नहीं रुके होंगे। मेरे पापा शहर के
सबसे बड़े रईस हैं। मैं उनसे कह के आपको ढेर सारे पैसे दिलवा दूंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। साहिबा थोड़ा हंसती है और अमित से कहती है, तुम फोन की बात करते हो बेटे। जिस जगह इस वक्त हम हैं, वो एक खुफिया जगह है। मैं और रज़ाक जान बचाने के लिए यहाँ आकर छुपे थे। यहाँ फोन तो क्या एक टावर तक नहीं है, तो तुम बात कैसे करोगे? हम लोग पहाड़ों से अपनी जरूरत पूरी करते हैं। हमारी दुनिया जितनी छोटी है उतनी ही खूबसूरत भी है। रसीले सेब, चमचमाते पहाड़ और ताजा हवा। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें सैर करवाऊंगी। हम बर्फ से खेलेंगे। हाँ, अब भी मेरे पास खाने के लिए थोड़ी कमी है, लेकिन मैं एक साथ शहर से राशन खरीद कर लाऊंगी। सब सही हो जाएगा। हम दोनों आराम से रहेंगे। और रही बात यहाँ से जाने की, तो तुम चाह के भी यहाँ से हिल नहीं सकते। एक बार अपना बेटा खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खो सकती। और रही बात पैसे की, तो मुझे नहीं चाहिए। हाँ, अगर मेरे रज़ाक को वापस ला सकते हो तो मैं कुछ सोचूंगी। साहिबा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। इतने में अमित को ऐसा लगता है जैसे कोई उसे दूर से देख रहा है। वो परछाई किसी आदमी की थी जो उम्र दराज था। इससे पहले कि अमित साहिबा को कुछ कह पाता, वो परछाई एकदम से गायब हो जाती है। अमित भौचक्का सा रह जाता है। साहिबा वहां से चली जाती है। वो बाहर रखे चूल्हे पे खाना पकाने लगती है। अंदर अमित उठने की कोशिश करता है और जो वो देखता है उसे देख के अमित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके दोनों पांव एक मोटी सी जंजीर में बंधे हुए हैं। वो चल फिर तो सकता है, लेकिन एक दूरी तक, जो कि सिर्फ एक झोपड़ी के अंदर तक की है। ये देख अमित को गुस्सा आ जाता है। What the hell? ये सब क्या है? आपने मुझे बांध के क्यों रखा है? आप जानती नहीं मैं कौन हूँ। आप खुद को माँ कहती हैं, बट यू नो व्हाट, आपको इस शब्द का मतलब भी नहीं पता है। अच्छा होता कि भगवान आपको बेऔलाद रखता, आपको कोई बच्चा ना देता। साहिबा को इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस खाना पकाने में मगन होती है। अमित जमीन पे बैठ के हाथ पटकने लगता है और जंजीर खोलने की जद्दोजहद करता है। इतने में साहिबा गिलास में कुछ लाती है। वो बड़ी बेरहमी से अमित की नाक अपने हाथ से बंद करती है और पूरा का पूरा गिलास उसे पिला देती है। उसे पीते ही अमित एकदम से बेहोश होके साहिबा के गोद में सर रख के गिर जाता है। इतने में वहां वही बूढ़ा आदमी आता है जिसकी परछाई अमित ने देखी थी। अब इसे वहीं पहुंचाना होगा जहां हमें कहा गया है। हाँ, लेकिन मैंने जो मांगा है वो अगर मुझे नहीं मिला तो भूलना मत, साहिबा से पाला पड़ा है तेरा। बूढ़ा आदमी हामी भरता है। अगली सुबह अमित की आंख खुलती है तो वो एक आलीशान कमरे में सोया हुआ होता है। तभी वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की आ जाती है। वो अमित को गले से लगा लेती है और उसकी बेड़ियां भी खोल देती है। जैसे ही अमित उसका चेहरा देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आखिर कौन है ये लड़की जिसने अमित को अगवा कराया? अब वो अमित के साथ क्या करेगी? आखिर कौन है ये साहिबा? क्या उसकी अमित या इसके परिवार से कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या उसने ही अमित का ये हाल किया है या फिर उसने ये सब पैसे के लिए किया है? जानने के लिए देखते रहिए प्यार के राज। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई एपिसोड मिस ना कर पाएं।